नमस्कार। कहानियों की कलरव में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रतीक्षा। कहानीकार है रीता शुक्ल। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पड़ोस में किसी के यहाँ पुत्रोत्पत्ति हुई है शायद। सोहर की मीठी लय सुनाई पड़ रही है। कांसे की थालियां एक साथ खनखना उठी हैं। फिर किसी कौशल्या की गोद में कोई राम अवतरित हुआ है। हवा की तरंग पर चढ़कर आ रहे सोहर के पारंपरिक बोल मेरे कानों से टकरा रहे हैं। राजा दशरथ हीरे मोती लुटा रहे हैं। रानी कौशल्या अपनी देह के आभूषण उतार कर दे रही हैं। घर घर बधावा बज रहा है। आज अवध में राम का अवतार जो हुआ है। रानी कौशल्या यानी सुनौला काकी और अवध यानी गरीबी के दुधलके में जीवन मरण का त्यौहार मनाने वाला भोजपुर का छोटा सा गांव तिवारीपुर। इसी गांव के सिवान पर बैलगाड़ी का रंगीन ओहार उठाकर 13 वर्षीय नववधु सुनौला काकी ने असीम कौतूहल से झांका था। कदम की टहनी पर बैठी कोयल कूक उठी थी, कुहू कुहू। काकी ने लजाकर तुरंत ओहार नीचे गिरा दिया था। क्या कह दिया दैया माई? कोयलिया ने, तुम सुंदर हो? मैं सचमुच सुंदर हूँ क्या? काकी ने हाथ की मुद्री निहारी तो पैरों में पड़ी झांझ झनकार कर उठी। बैलगाड़ी के आगे आगे पैदल चलते बिहारी काका, मलमल का गुलाबी कुर्ता, पीली धोती, पैरों में आलता, आंखों में काजल। सुनौला काकी अपने सजीले दूल्हे की एक झलक देखकर लाज से दोहरी होती अपने आप में सिमट गई थी। पड़ोस का नवजात शिशु केहाँ करके रोने लगा था। उसे भूख लगी होगी, उसे माँ का दूध चाहिए। सुनौला काकी ने ब्याह के तत्काल बाद ही मातृत्व के कोमल सुख का अनुभव पा लिया था। उम्र के 17वें साल में वे माँ बन गई थी। काकी के पैरों में हमेशा बजती रहने वाली सांस, उनकी नकबेसर, उनकी चटकीली रंगीन साड़ियों के साथ ही साथ उनके रोचक किस्से कहानियों का जादू हर सांझ हमें उनकी दहलीज तक खींच ले जाता था। चिरायता की शक्ल की उनकी नकबेसर के बड़े आकार को देखकर टोले की लड़कियां अक्सर ही मजाक करती थीं। यह छूछी है या छूछा काकी? काकी जी खोलकर हंसती। अब सरसों के दाना वाला जमाना बा, तब यह चाल रहा है। दोनों गोरी बाहों पर मोटे मोटे गुदने, गले में कटावदार हंसुली, पैरों में झांझ, माथे पर तेल में पिघलाए हुए सिंदूर का टीका। सुनौला काकी का यह श्रृंगार अब भी मेरी आंखों में है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे हर घड़ी घेर बांधकर अपने पास बुलाती रहती थी और मैं बाहर से नीचे जाने का कोई भी मौका कतई नहीं छोड़ती थी। छोटे छोटे सवाल पूछकर काकी को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। काकी, आपकी दोनों बाहों पर ये गोदने क्यों हैं? आपकी साथियां इतनी चटक कैसे रहती हैं? काकी काकी, एक बार फिर वही झांझ वाला किस्सा सुनाइए ना। काकी पहले तो मुझे एक बनावटी ताड़ना देती। चल हट, बदबनौनी कहीं की। 14-15 बरिस की बिटौनी, काम काज सिखबू कि हमरा पीछे पीछे घूमत रहबू। फिर वे बताती किस तरह सास की गोदी में लेटकर उन्होंने गोदना गुदवाया था। उनके समय में सब औरतों को गोदना गुदवाना जरूरी था। काकी की सास ने उन्हें गोदने का महत्व समझाया था। मरला पर सब निशानी छूट जई है, यह गोदौनवा साथे जई हैं, जम के दुआरी यह पहचान रही। किर्र किर्र। गोदना गोदने वाली नटनी का बारीक सुई काकी की कोमल चमड़ी में चुभती हुई फूल पत्तियां उभारती गई थी और काकी की आंखों से टप टप आंसू बहते गए थे। काकी का झांझ वाला किस्सा सबसे मजेदार था। सोमेश्वर भैया जब उनके पेट में थे तब एक रात अचानक उनके दोनों पैर सूज गए थे। पल पल पैरों की सूजन बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उनकी झांझ पैरों में फंसकर चुभने लगी। तकलीफ बहुत बढ़ गई तो बिहारी काका झांझ कटवाने के लिए गांव के भगैलू सोनार को बुलाने गए। अब काकी चंग पर चढ़ गई। मर जाए तो मर जाए, बाकी बाहरी मर्द के सामने गोड़ ना उघारे। बात पूरे टोले में फैल गई।
तब बूढ़े वैद्य पंडित सरजू प्रसाद जी ने खबर भिजवाई, कन्या से कहो गुनगुने पानी की बाल्टी में पांव डुबोकर बैठे रहे, कुछ फायदा होगा। सूजन तो खैर कम हो गई थी, लेकिन गांव भर में बात फैल गई थी कि काकी के पांव भारी हैं और इसी इलाज से काकी रातों रात नैहर चली गई थी। मैं हर बार काकी से अपनी ओढ़नी रंगवा लाती। उनकी रंग बिरंगी साड़ियों पर मेरी आंखें अटक कर रह जाती थीं। कपड़े रंगने का कितना आसान तरीका था उनका। हर श्रृंगार के फूलों को सिलबट्टे पर पीसकर नारंगी रंग निकाला जाता। पठारिन के यहाँ से लाल हरे रंगों की पुड़िया आती और पलक झपकते रंगों के घोल में डुबो डुबो कर साड़ियाँ और ओढ़नियाँ अलगनी पर लटका दी जाती। नहर वालों की याद सोनौला काकी की छाती में पुराने जख्म की तरह हमेशा टीसती रहती थी। सावन भादों के महीने में गंगा का पानी उमड़ता हुआ जब गांव के चारों ओर खेतों में लहराने लगता, तब ऊंचे अरार पर खड़ी काकी की आंखें अपने आप बरसने लगती। गंगा की विनाशकारी बाढ़ ने उनके पूरे परिवार को एक ही बार में अपनी चपेट में ले लिया था। सबसे ज्यादा याद करती थी वे अपने छोटे भाई किशुन को। घर में सबसे सुन्नर, सबसे तेज हमार भाई। आखिरी दिन तक कहत रहे, गंगा जी बढ़ियाइल जात बाड़ी, घर के मोह छोड़ के दिदिया के गाँव में चले के चाहिए। लेकिन माई बाबूजी केहू होकर बात के सुनवाई ना करिल। मेरे ब्याह के दूसरे साल बिहारी काका चल बसे थे। सुनहुआ काकी की छाछ बजते बजते अचानक खामोश हो गई थी। सोमेश्वर भैया तब बीए में पढ़ते थे। चटकीले पहिरावे की जगह कोरी साड़ियों में लिपटे सुनौला काकी के श्रृंगार विहीन रूप की कल्पना मुझे सेहरा जाती। काकी के विधवा वेश को झेल पाने की सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि मैं गांव से बहुत दूर चली आई थी। बिहारी काका के गुजर जाने के बाद सुनौला काकी का जीवन वैसा निर्द्वंद नहीं रह गया था। सामा चकैया का करुण विदाई गीत काकी के जीवन में साकार उतर आया था। सामा खो गया था और चकैया उसे ताल ताल, वन वन, आकाश पाताल सब जगह खोजती फिर रही थी। वह अपने साथ चकैया के सारे गीत भी समेट कर लेता गया था। गांव वालों ने काकी को सलाह दी थी, सोमेश्वर को अब अपनी बपौती संभालनी चाहिए। दुखिया महतारी को भी धीरज बंधेगा, बेटा नज़र के सामने रहेगा। सोमेश्वर भैया की आगे पढ़ने की इच्छा थी। नवला काकी ने भी बेटा का ही पक्ष लिया था। उनकी हमजोलियों ने उन्हें ऊंच नीच भी समझाया था। शहर की हवा लग गई तो लड़का बहक जाएगा, कच्ची उम्र है और अब तो बाप का साया भी सिर पर नहीं है। देखा नहीं, अवधेश नारायण का बिटवा डाकदरी पढ़ने गया था, इस साइन से प्रेम ब्याह कर बैठा। भाई बाप कुल खानदान सब छूट गया। सनौला काकी ने एक ही बात से सबको चुप करा दिया था। जवन सोमेश्वर के खुशी तौने हमार खुशी, हम कबही कौनो जबरदस्ती ना करब। सोमेश्वर भैया ने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की डिग्री ली और वहीं प्राध्यापक हो गए। सनौला काकी बिना किसी प्रतिवाद के बेटे की हर बात मानती गई थी। सोमेश्वर भैया को अपने साथ पढ़ने वाली एक पंजाबी लड़की भाग गई। न सगुन उठा था, न हल्दी चढ़ी थी, न बारात सजी थी, न बधावे बजे थे। काकी अपने बेटे के साथ अकेले ही पटना चली गई थी। बहू की मुंह दिखाई जो करनी थी, बरसों पुरानी पोटली में सहेज कर रखा गया कंठा उसके गले में पहनाना था। एक बार काकी ने वह भारी भरकम कंठा मुझे दिखाया था। पुत्रवती होने की आशीष के साथ काकी की सास ने वह कंठा उनके गले में पहनाया था। पता नहीं काकी की सुशिक्षित विजातीय वधू को उनका उपहार पसंद आया या नहीं। काकी तो दूसरे ही दिन गांव लौट आई थी। गांव की कुछ औरतों ने आपस में इशारेबाजी भी की थी। इतनी जल्दी लौट आई? सरदारनी बहू के साथ एक दिन भी नहीं ठहर पाई? तंदूरी रोटी का स्वाद तो चखाती। अब क्या करेंगी सुनौला देई? बड़ा बेटे का गुमान करती थी, निकल गया ना पखेरु हाथ से। सुनौला काकी की चुप्पी हर एक की बात का जवाब बन बैठी थी। असाधारण रूप से गुमसुम रहना स्वाभाविक था। 10 वर्ष बाद गांव जाने का मौका मिला। नन्हे सिद्धार्थ का मुंडन करवाना था। अम्मा ने मनौती मांग रखी थी, गांव के काली चौरे पर ही उसका मुंडन होगा। जैसे जैसे बस गांव के करीब आती जा रही थी, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। सुनौला काकी से मिलने के लिए मेरी आकुलता असंयत हो उठी थी। पूरा सफ़र काकी की चर्चा करने में ही कटा था। अम्मा ने बहुत सी बातें बताई थी।
काकी के सगे देवर ने उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर उन्हें बेघर बार करने की पूरी साजिश की थी। बहलाने फुसलाने का काकी पर कोई असर न होता देखकर उन्होंने काकी के दोनों बनिहारों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। काकी अपने धखर खेत की जुताई के लिए खुद ही हल बैल लेकर बेटा बांधे निकल आई थी। बाद में गांव वालों ने काकी के देवर की खूब थक्कम फजीहत की थी। दोनों बनिहार भी अपनी लालच की बात स्वीकारते, काकी से माफ़ी मांगते उनके पास लौट आए थे। कुछ भी कहो, सुनौला ने बड़ा तप किया। गांव में अकेली रहकर अपने बूते पर सब कुछ संभालती रही, ना किसी के सामने हाथ पसारा, ना किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने गई। गांव के पास बस रुकी। पश्चिम पट्टी के खेतों की मेड़ पर सबसे आगे मैं सिद्धार्थ को लिए हुए, पीछे से ताकीद करती अम्मा। कुड़ाई का खेत है, उबड़ खाबड़ जमीन, संभल कर चलो, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी थी सुनौला काकी से मिलने की जल्दी, उनसे जी भरकर बातें करने की उतावली मेरे पैरों में गति भर रही थी। दूर दिखाई पड़ रहा था बड़का टोला, आम, इमली, कटहल और महुआ के पेड़ों से घिरा हुआ। पहला घर हमारा, दूसरा सुनौला काकी के देवर का और तीसरा सुनौला काकी का। बांस की रंगीन चंगेरी लेकर काकी महुआ बिनने निकला करती थी। सुखिया उगे ओकरा पहले बगीचा में निकल के महुआ बिने के उछा बूझे के होके त हमरा साथे चल बचिया। महुआ के महक में डूबल पीठ बतास बहल रहेला, आठों अंग से गीत के इनकार फूटे लागेला। महुआ टपकने का मौसम नहीं था, लेकिन महुआ के पेड़ के नीचे पहुंचकर सनौला काकी के वे मीठे अनुभव एक बारगी मेरी चेतना में उभर आए। काकी का प्रिय गीत, जिसे वे महुआ चुनते समय अक्सर ही गुनगुनाया करती थी, मेरे कानों में बजने लगा था। आज मोरे राम अवधपुर आई हैं। मैंने चलते चलते अम्मा से सोमेश्वर भैया के बारे में पूछ लिया। काकी के राम सीता आजकल कहाँ है अम्मा? कौन? सोमेश्वर? वह तो विदेश चला गया। उसकी बहू भी साथ ही हो गई, कोई 6 महीने हुए होंगे। गांव की अपनी अंगनाई में पहुंची तो मिलने वालों की भीड़ लग गई। मेरे बचपन की सखी सावित्री ने मुझे अखबार में बांध लिया। काकी कैसी है सावित्री? मेरा पहला सवाल यही था। सुनौला काकी की बात पूछ रही है सखी। काकी बौरा सी गई है। सोमेश्वर भैया के विलायत जाने के बाद काकी के नाम उनका एक पार्सल पहुंचा था, 4 साड़ियाँ और थोड़े से रुपए। काकी बेटे की सौगात को छाती से लगाकर अपनी कोठरी में बंद हो गई थी। दिन भर बिना खाए पिए वैसे ही पड़ी रहती थी। हम लोगों ने बहुत चिरौरी की, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। आधी रात के सन्नाटे में काकी की कोठरी से सोहर गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। आज मोरे राम अवधपुर रही हैं। राम को बैठबो रे सोने के सिंहासन, सिया जी की आंचर ओट, आज मोरे राम। सुनौला काकी का गीत सुनकर गांव भर की आंखें भर आई थीं। अब सुनौला काकी नहीं बचेंगी सखी। बेटे की ममता ने उसे एकदम सुखा दिया है। तू देखेगी तो पहचान भी नहीं सकेगी। दिन रात अपनी कोठरी में पड़ी कराहती रहती हैं, जैसे कोई ताजी ब्याही गाय अपने मरे हुए बछड़े के लिए डकर रही हो। बांस के छिलंगे खटोले पर लेटी सुनौला काकी मेरे सामने थी। मार्किन की मटमैली साड़ी से देह ढके, सीख से दुबली। दोनों बाहें बढ़ाकर उन्होंने मुझे अपनी छाती से समेट लिया। काकी की मुस्कान का हंसकर साथ देने वाले गोदने के फूल अब सूखी चमड़ी के साथ चिपके नीचे झूल रहे थे। पतली नुकीली नाक में चिरायता अब भी था। काकी हंसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हमार नाती आज की गोदी में दे बचिया, दमाद बाबू ना ले। काकी निखरे खटोले से उठी तो उनकी नंगी पीठ पर कड़ी मूंछ की बनावट के निशान उभर आए थे। मैं हाथ बढ़ाकर पीठ चलाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया। पीठ के दाग मत देख बचिया, छाती के दाग दिखा सकती तो दिखाई रे। काकी ने उठने की कोशिश की थी। वे सिरहाने रखे टूटे संदूक तक जाना चाहती थी, लेकिन खटोले से उठते वक्त उनके पैर थरथरा गए थे और वे वापस बैठने की कोशिश में गिर पड़ी थी। क्या हुआ काकी, कुछ चाहिए क्या? मैंने हड़बड़ाकर उन्हें थाम लिया था। ना रे, अब कुछ ना चाहिए, बहुत सुख मिलल, बहुत राज कैली। काकी ने संदूक खोलने को इशारा किया था। एक काली पोटली निकलवाई थी। उसके भीतर से कब का मोड़ा चुड़ा 5 रुपए का नोट निकालकर सिद्धार्थ की नन्ही मुट्ठी में दबा दिया था।
काकी, ऐसा मत कीजिए काकी, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। देना तो हमें चाहिए। दूर पगली। काकी की चिरपरिचित परिहासमयी मुद्रा एक बार फिर वापस लौट आई थी। सुन, तनी बद बनौनी के बाद बेटी के धन हम लेब, हमरा कौनो कमी नइखे बचिया। जब से बीमार पड़ली, टोली पड़ोस से 2 मुट्ठी भात, 2 गो रोटी साँझ पराते मिल जाला। गांव के लोग दान दक्षिणा में जनौ मोट महीन बस्तर देला, पहिर लेला। अब का चाही, नाती के देव त हमार अगला जन्म सुधरी बचिया। काकी को ज्वर हो गया था। उस रात मैं सावित्री के साथ काकी के पास ही रह गई थी। डिबरी की मध्यम रोशनी में मैं और सावित्री काकी के पायताने बैठे उनके तलवे सहला रही थी। तभी वह अचानक उठ बैठी थी। क्या हुआ काकी? जैसन सबद सुनात ब बचिया। कुछ तो नहीं काकी, आप सो जाइए। आँख नइखे लगत रे, बहुत बेचैनी बा। कहीं टोल पड़ोस में लड़का भइल बा का? फुलहा थरिया बाजता। वे देर तक खटोले पर इधर से उधर छटपटाती रही थी। फिर उन्होंने लेटे लेटे ही उंगलियों पर न जाने कौन सा हिसाब लगाया था। आज कार्तिक के पूर्णमासी है सावित्री। हाँ काकी। काकी ने आंखें खोलकर सावित्री से निहोरा किया। आज उहे सोहर सुना दे बचिया। सावित्री गाने लगी। रासिया मोरे आँख के पुत्री, दोनों बिना जगत अनहार, आज मोरे राम। काकी की आंखें झरझर बरसने लगी। उनका आंचल भीग गया। गीत के थमते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। भगवान, जंगल झाड़ सब में कुशल राखत तू। अजो बबुआ के जन्म भइले रहे बचिया। सुनौला काकी के भीतर बरसों पुरानी प्रसव पीड़ा ताजी हो गई थी। कानों में कांसे की थालियों का खनखनाता शब्द, खटोले पर पुराने कपड़ों में लिपटा नवजात शिशु। क्या इसी दिन के लिए सुनौला काकी ने वह पीड़ा सही थी? अम्मा कहती है सुनौला की भी अपनी जिद है। सोमेश्वर ने कई बार चिट्ठी लिखकर उसे अपने पास बुलाया था, लेकिन वह जाना ही नहीं चाहती। देखो, आखिरी समय तक कौन सी दुर्गति होती। मैंने भी काकी से यही सवाल किया था। सोमेश्वर भैया ने बुलाया तो आप गई क्यों नहीं काकी? एक लंबी चुप्पी के बाद काकी ने मेरे सवाल का जवाब सवाल में ही दिया था। रनिया कौआ हकनी में कौनो फर्क बा कि ना बचिया? बेटा पतों की दुआरी हम कौआ हकनी बन के रहब? मैं उनकी बात समझ नहीं पाई थी। सोमेश्वर भैया इतने आदर से बुला रहे थे, फिर काकी वहाँ के अपने जीवन की तुलना कौआ हाँकने वाले के जीवन से क्यों कर बैठी? कुछ समझाने के बदले काकी ने सोमेश्वर भैया की चिट्ठियों का एक छोटा सा पुलंदा सामने कर दिया। अम्मा, तुम्हें गांव छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहिए। तुम बार बार मना क्यों कर रही हो? या मत समझना कि यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत है या तुमसे कोई काम लिया जाएगा। तुम्हारी बहू खुद ही बहुत होशियार है। मुझे तो गांव में अपनी बदनामी की चिंता है। लोग यही कहेंगे कि बूढ़ी माँ अकेली खट रही है और लड़का मौज कर रहा है। अम्मा, तुम मेरी बदनामी करवाने पर तुली बैठी हो। सुना है कि लोग तुमको दान दिया करते हैं, साड़ी कपड़ा, और तुम हाथ पसार कर ले लेती हो। छी अम्मा, मेरे पास नहीं आना चाहती मत आओ, लेकिन तुमने घर का पुश्तैनी टुकड़ा खोरी वाला धंधा शुरू कर दिया। मुझे बहुत अफसोस है। काफ़ी चिट्ठियाँ पढ़ते वक्त मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को निर्निमेष देखती रही थी। फिर उन्होंने एक फीकी हंसी हंसकर कहा था, बताओ बचिया, सरधा प्रेम से केहू दे जाए तो हम कैसे ना लेई? एकरा में कौन बदनामी बा? सगरी जिंदगी गांव में कटुल, अब मरद फिर गांव के माटी के शहर में बसे जाए। गांव की एक ही साथ थी। सोमेश्वर भैया अपनी बहू के साथ साल में 2-4 दिनों के लिए भी कभी आ जाते तो उनकी छाती जुड़ा जाती, लेकिन सोमेश्वर भैया पूरी तरह नाराज हो गए थे। सावित्री ने बताया था कि काकी अपनी पंजाबिन बहू के जापे में पटना गई थी, लेकिन 10 दिनों में ही वहां से लौट आई थी। शहर की जिंदगी उन्हें काल कोठरी सी लगी थी। उनका दम घुटने लगा था। जा हम अपना मन के रानी बनल रह बचिया, जब ले जियब यही जिंदगी पर हमरे अधिकार रही। गांव के बेटियन पतोहन से हमार मन मिल गईल बा, हम अब कतहु न जाएब। काकी को एक ही पछतावा था। सोमेश्वर भैया काकी को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की ज़बरदस्ती कर रहे थे,
लेकिन उन्होंने उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की। छुटहुन बिरवा होके तो दूसरा जगह रोपला पर जड़ पकड़ ले। बुढ़वा बिरिछ के सौर एक बेर उखड़ जाए तो दूसरा जगह कबहू न लाग सकेला। काकी का तर्क भी ठीक ही था। उनकी रुचियां, उनकी तमाम इच्छाएं गांव की माटी में रम गई थीं। पटना की हवा उन्हें रास नहीं आती। मैंने काकी को उस रात बार बार समझाया था, आप सोमेश्वर भैया की याद में अपनी देह मत घुलाइए, शांति से हंस बोल कर बाकी जिंदगी काटिए। जब तक सांस तब तक आस बचिया, कबहू न कबहू बबुआ गांव लौटी हैं, यही उम्मीद में जिया तनी। पड़ोसी से आती ढोलक की थाप अब शांत पड़ गई थी। आनंद की लहरों पर छलकते गीतों के बोल खामोश हो चुके थे। भूख की पहली अनुभूति से फूटने वाला नवजात शिशु का क्रंदन भी अब नहीं सुनाई पड़ रहा था। शायद उसे माँ के वक्ष से बहते दूध की धार ने तृप्त कर दिया था। मातृत्व की नई गरिमा से आह्लादित वह माँ अब भी अपने शिशु को थपकियां देकर आश्वस्त करती सुला रही होगी। गांव से लौटते समय पश्चिम पट्टी वाले खेतों तक सोनौला काकी साथ आई थी, धीरे धीरे लाठी का सहारा लेकर। मेड़ पर खड़ी काकी ने हाथ हिलाकर विदाई दी थी। इसी मेड़ पर चलकर कभी सोमेश्वर भैया गांव से बाहर गए होंगे। काकी की उम्मीद भी अभी तक सोई नहीं है। पता नहीं उनके राम अवधपुर लौटेंगे भी या नहीं। तो ये थी कहानी प्रतीक्षा। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप सबके ही अनुरोध पर रीता शुक्ल की कहानियाँ लगातार सुनाई जा रही हैं और कुछ एक कहानियाँ और भी सुनाते रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि उनकी कहानियों को सुनते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। धन्यवाद।